जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग बायोलॉजी के जय प्रक्रम पाठ के पहले पाठ पोषण का शुभारंभ कर चुके हैं। इसमें पहला लेक्चर हुआ है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बायोलॉजी के पहले लेक्चर को देखिए या फिर डे 1 से कंप्लीट साइंस को देखते चलिए। प्लेलिस्ट में 2026 से 27, 26 से साइंस 26 से 27 लिखा होगा। वो प्लेलिस्ट में जाकर आप साइंस का बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। साइंस के प्रति आप अपने समझ को, अपने विचारों को बदल सकते हैं। साइंस को आप जी सकते हैं, साइंस को आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में पोषण के प्रकार को समझेंगे। पोषण के जितने प्रकार हैं उनसे बिहार बोर्ड हो या फिर किसी प्रकार का बोर्ड हो, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, उन तमाम प्रश्नों को भी देखेंगे। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से पूछेगा, आपको किस प्रकार से लिखना है, इन तमाम प्रश्नों का आज पूर्ण समाधान आपको मिलेगा। आज के क्लास में पोषण से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो आपको कंप्लीट मिलेगा। फिर जंतु और पादप जगत के पोषण के प्रकार में कौन किस प्रकार से पोषण करेगा, जैसे पेड़ पौधा का पोषण का तरीका क्या है, अमीबा का पोषण का तरीका क्या है, पैरामीशियम का पोषण का तरीका क्या है, मानव का पोषण का तरीका क्या है, मानव अपने भोजन को किस प्रकार से पोषण करता है, किस प्रकार से पचाता है, किस प्रकार से उसका अवशोषण करता है, किस प्रकार से पोषण करके ऊर्जा प्राप्त कर अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को, अपने शरीर के मरम्मतों को, अपने शरीर के हर एक कामों को कर पाता है। इन तमाम बातों को धीरे धीरे इस चैप्टर पोषण चैप्टर में अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। साथियों, अगर आप यही चीज़ को क्लास में ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो आपको वहाँ भी अच्छा खासा समय लगता है। कम से कम पोषण चैप्टर पढ़ने में अगर ऑफलाइन का बात किया जाए तो अच्छे तरीके से कोई पढ़ा रहा है, एक एक शब्दों को, एक एक बातों को आपको सिखा रहा है, तो वहाँ पर भी आपको कम से कम 1 महीना के आसपास क्लास करने के लिए लगेगा। अच्छे तरीके से पढ़ाता है तब, क्योंकि बाबू इस चैप्टर में 4 चैप्टर होता है, तो चारों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से सीखना होता है। इसीलिए 1 महीना के समय में भी संभव नहीं हो पाता है, फिर भी समय को दे करके खींचना पड़ता है, क्योंकि और सब सिलेबस को देखना होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में आपको समझ विकसित होगा, साथ ही साथ आप खुद को जान पाइएगा, खुद को आप जिंदगी में इस पढ़ाई को यूज कर पाइएगा। देखिए, आप कोई विषय का यूज कीजिए या न कीजिए, लेकिन ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जीवन में बहुत सारा यूज है। इसको आप जी रहे होंगे, आप एक एक चीज़ को समझ रहे होंगे। अच्छे से बस पढ़ाई करने पर नज़रिया बदलता है। आप नज़रिया बदलिए, पढ़ाई आपके अगल बगल में ही दिखेगा। आपके हर एक क्षेत्र में साइंस से संबंधित वो सभी घटनाएं दिखेगा जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। इसीलिए साइंस के प्रति थोड़ा सचेत होकर पढ़ाई कीजिए। आँख कान जगा करके पढ़िए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, हमारे जीवन में कहाँ इसका उपयोग है। वैसे हम जीवन से संबंधित सभी घटनाओं को जोड़ते हुए ही आपको पढ़ाएंगे। आपके हर एक मुद्दों को आपके जीवन से संबंधित घटनाओं से जोड़ेंगे। बस आप ईमानदारी से 100% हमारे साथ जुड़िए। हम आपको ईमानदारी से 100% सिखाने का जिम्मेदारी लिए हैं, ज़रूर सिखाएंगे। ये ऑफलाइन ऑनलाइन जो क्लास है, इसमें सिर्फ आपको समझ विकसित करना होता है। अगर जब आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं, तो आप ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, आपको 100% समझ में आएगा। हम भले अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन का अच्छा खासा अनुभव है हमारे पास। विद्यार्थी को अच्छे तरीके से समझते हैं, विद्यार्थी कहाँ फंसता है, नहीं फंसता है, उन तमाम बातों को हम जानते हैं। कहीं सुनी बातों पर हम नहीं चलते हैं, हम टू द पॉइंट मुद्दे पर रहते हैं। विद्यार्थी क्या चाहता है, विद्यार्थी के मनोमस्तिष्क में, मनोभावना में क्या उत्पन्न होता है, उन भावनाओं को हम पूरी तरीके से फील कर चुके हैं, बहुत अच्छा अनुभव लेकर बैठे हैं। इसीलिए
ऑनलाइन में भी आपको बेस्ट देने का हमारा प्रयास रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी कमी आपको नहीं दिखेगा। बस आप ईमानदारी से रेगुलर जुड़े रहिए, आपको 100% समझ में हम समझाने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में आए। फिर भी जहां आपको लगे कि नहीं हमको समझ में नहीं आया, तो आप किसी भी माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या फिर मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन लिख के सेंड कीजिए, हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन लिख के भेजो। नंबर कहाँ मिलेगा? तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जब डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर ही मेरा भाई डॉट लिख के नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप ले लीजिएगा। या फिर नंबर हम आपको बता दूँ तो नंबर है 62 3x017735। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप हमको अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम आपके समाधानों को वीडियो के माध्यम से हो या फिर उसी टाइम आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, आपको डायरेक्टली उत्तर दिया जाए, तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी दिया जा सकता है। तो चलिए अब आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए क्लास है, क्लास में थोड़े बहुत बातें होना भी चाहिए ताकि आप हमारे भावनाओं को समझें, हम भी आपके भावनाओं को समझें। तो चलिए सबसे पहले क्लास का रिवीजन करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग सजीव के बारे में जाने थे। सजीव किसको कहिएगा? सजीव वे होते हैं जिसके अंदर में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण मतलब खाना, श्वसन मतलब सांस लेकर के शरीर में ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, श्वसन एक चैप्टर है, उसमें बेस्ट तरीके से श्वसन को समझेंगे। तो शरीर में जब हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो शरीर में कोशिका के द्वारा बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती है, उसमें से बहुत सारी प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। इस पूरा प्रोसेस को श्वसन कहते हैं, ना कि नाक से सांस खींच लेना ही श्वसन कहलाता है। ये बिल्कुल गलत बात। अच्छे तरीके से सीखना है, अच्छे तरीके से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन, परिवहन का मतलब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, एक जगह से खून दूसरे जगह जा रहा है, ये भी परिवहन है। साथ ही साथ हम अपने एक जगह से दूसरे स्थान तक, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ये भी परिवहन है। जैसे गाड़ी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। वो भी पोषण के रूप में पेट्रोल खाता है, डीजल खाता है, पीता है, खाता है, जो भी बोलो। क्या वो सजीव है? नहीं, वो सजीव नहीं है। वो सजीव ऐसा लक्षण भले आपको दिखा रहा है, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई मानव होना चाहिए या फिर रोबोटिक सिस्टम होना चाहिए, रोबोट के माध्यम से चले। मतलब उसको रोबोटिक माध्यम बनाया जाए, ऑटोमेटिक चले, ऑटो मोड पे चलना हो। ठीक है, इस प्रकार से होता है। लेकिन वो परिवहन कर रहा है, श्वसन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, ऐसा नहीं है वहाँ। तो रेलगाड़ी हो या फिर मालगाड़ी हो या फिर कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो, ये सब पोषण कर रहा है, श्वसन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, ये सब निर्जीव है, इसमें वृद्धि विकास नहीं होता है। जिस प्रकार से इसको बना करके दे दिए उसी प्रकार से रहेगा। ऐसा नहीं कितनी टका कार बनाए, धीरे धीरे कार बहुत बड़ा हो गया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो तार्किक बुद्धि हमेशा तर्क वितर्क करेगा, और तर्क वितर्क करना एक अच्छा विद्यार्थी का लक्षण है। और हम भी चाहते हैं कि आप तर्क करें, लेकिन बाबू ऑनलाइन माध्यम है, आप क्लास में रहते तो ये सब कमेंट आप करते तो हम आपका उत्तर देते। लेकिन आप कमेंट करिए या ना करिए, हम आपके पूर्ण समाधान को ही लेके आए हैं। तो कार हो, स्कूटर हो, ये सब डीजल पीता है, पेट्रोल पीता है। हर एक प्रकार की गाड़ी, आजकल तो इलेक्ट्रिक बाइक आ गया है, इलेक्ट्रिक कार आ गया है, उसमें ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये सब में वृद्धि विकास नहीं होता है। इसको वृद्धि विकास करने के लिए मानव का हस्तक्षेप करना पड़ता है, मानव उसमें कोई ना कोई भूमिका निभाता है। लेकिन हमारा शरीर का विकास होने के लिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। हम लोग रोज खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, धीरे धीरे हमारा शरीर का विकास होता है। लेकिन वही आप गाड़ी को डीजल पेट्रोल पिलाते रहिए, मोबिल पिलाते रहिए, रोज साल 2 साल 3 साल 4 साल, क्या गाड़ी, एक गाड़ी से 5 गाड़ी ऑटोमेटिक हो जाता है? नहीं। गाड़ी बनाने के लिए आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है, आप नए नए पार्ट को लाते हैं, नए नए पार्ट को जोड़ते हैं। लेकिन वही एक इंसान का शरीर का विकास हो या फिर जीव जंतु का विकास हो, वो ऑटो मोड पे ही है, वो भोजन ग्रहण करता है, धीरे धीरे विकास होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बचपन में याद कीजिए, हम लोग बच्चा में स्कूल जब जाते थे तो सरकारी स्कूल में भाव चौक से लिखाता है, खल्ली से लिखाता है, इस तरह से तो व्हाइट बोर्ड और
डिजिटल बोर्ड मार्कर सबका, तो उस समय हमारे के ज़माने में प्रचलन भी नहीं था। व्हाइट बोर्ड क्या होता है उस समय पता भी नहीं था हम लोग को। आजकल के जनरेशन को व्हाइट बोर्ड आया है, यही सनमाइका वाला बोर्ड और कौन सी व्हाइट बोर्ड। फिर भी अभी भी सरकारी स्कूल में ये बोर्ड नहीं लगा है, अभी भी नहीं लगा। वही श्यामपट रहता है, काला काला ऐसा ब्लैक बोर्ड रहता है, उसमें खल्ली से चौक से लिखा जाता है, यही बात है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बच्चों में मोर का पंख आता था, उसको रख लेते थे मोर का पंख को, और उसमें खल्ली खिला देते थे, बोलते थे मोर का पंख बढ़ेगा। तो जरा 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना खिलाए, नहीं बढ़ा नहीं बुढ़ाया, जैसा का जैसे रहा। लेकिन मन में चलता था मोर का पंख को खल्ली खिलाएंगे तो बढ़ेगा। अब झूठे कहा देखें बरलौन बरलौन बहरता उहरता नहीं था, कहा कि वो निर्जीव है, उसको कत्तो खल्ली खिला दिए, बढ़ा नहीं। तो ये सब हम लोग किए थे। साथ ही साथ बच्चा में झूठ सच्चे जैसे किए, रेड छीलते थे, रेड का जो छीलने के बाद जो कचरा निकल जाता था, उस कचरा को बोलते थे रखो, इसमें दूध मिलाएगा ना, और बढ़िया से दूध मिला करके खौला देगा, ये मिट्टा बन जाएगा, ऐसे मिटाना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मन में ऐसे झूठ सच सब बातें स्कूल में हम लोग करते थे, आप लोग भी किए होंगे। ऐसा सब बातें आप लोग के ज़माने में हुआ होगा तो ठीक है, लेकिन हम लोग के ज़माने में होता था। सरकारी स्कूल का विद्यार्थी है, सरकारी स्कूल में ये सब चीज़ होता था। सरकारी स्कूल में कुछ हो ना हो, धीरीम धराम फटाफटी मार एकदम धीरीम धराम चैन तैन खेल के लहू लुहान हुए हैं। हाँ, मारे धीरीम या इधर से उधर, ये सब हुआ है। ये सब सरकारी स्कूल का कारनामा है। दीवार फांद के भागना, मास्टर पढ़ा रहा है, उधर हम लोग तिल्ली बित्ती खेलने के लिए भाग गए, ये सब होता है। वैसे सरकारी स्कूल में ही हम लोग पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी स्कूल हमको कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ सिखाया है सरकारी स्कूल। बस इतने हम कहना चाहेंगे, परिस्थिति जितना खराब होगा इंसान उतना जल्दी प्रगति करेगा। हाँ, आपको सभी सुख सुविधाएं मिल जाएगा तो आप प्रगति नहीं कीजिएगा। परिस्थिति बहुत खराब हो, डेंजर हो, तो आप जल्दी सुधार कीजिएगा, जबरदस्त सुधार लाइएगा। आज के ज़माने में महात्मा गांधी नहीं कोई बन सकता है। महात्मा गांधी बनने के लिए उस परिस्थिति का होना जरूरी होता है। महात्मा गांधी अभी के परिवेश में कोई बनना भी चाहे तो संभव नहीं है, क्या कौसा परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति ही एक नए अवतार को जन्म देता है। तो इसीलिए बाबू जितना कठिन संघर्ष कीजिएगा उतना आपका बेहतर प्रदर्शन होगा। राम को भी राम बनने के लिए वन जाना पड़ा था। एक राजा का पुत्र भी तपस्या किया, एक राजा का पुत्र भी तपस्या किया है बाबू। राजा का पुत्र था, 14 साल का वनवास भोग लिया, चाहता तो नहीं जाता, लेकिन राम से प्रभु राम बनने के लिए उसको जाना पड़ा। अगर जो वो वन नहीं जाता आज हम लोग को भगवान राम नहीं मिलता। इसीलिए हर एक जगह तपस्या दिखता है। अभी आपके पास मौका आया है चल के तपस्या करने का, आप इस मौके को उपयोग में बदलते हैं, तपस्या करते हैं, आप भी कुछ से कुछ बन के ही निकलिएगा। बस तपस्या करने की जरूरत है। तो सजीव किसको कहिएगा? जो श्वसन करे, पोषण करे, उत्सर्जन करे, परिवहन करे, ये सब सजीव का लक्षण है। देखिए, बातें करते करते ही आपको सिखाना होता, तो सजीव का लक्षण समझ में आया। सजीव के बारे में पहले भी हम आपको बताए थे। निर्जीव किसको कहिएगा? वह वस्तु जो श्वसन नहीं करे, पोषण नहीं करे, उत्सर्जन नहीं करे, परिवहन नहीं करे, ये सब क्रियाएं निर्जीव का लक्षण है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे जैव पराक्रम। जैव पराक्रम का मतलब क्या होता है? वे सारी क्रियाएं, वे सारे क्रियाकलाप, वो सारे जैविक क्रियाएं जिसके द्वारा हमारे शरीर का वृद्धि विकास होता है, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन का सुरक्षा होता है, हमारा जीवन का संचालन होता है, ये सब प्रक्रम मिलके ही जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम का मुख्य हिस्सा है जो ये 4 क्रियाएं होना ही चाहिए। सबसे पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन, चौथा है उत्सर्जन। ये चारों क्रियाएं जैव प्रक्रम का पूर्ण हिस्सा है। ये चारों क्रियाएं ही होगा तब जैव प्रक्रम होगा। बाकी प्रजनन होना या उत्तेजना होना, ये सब हो या ना हो ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये 4 प्रक्रियाएं होना चाहिए। तो वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का रक्षा होता है, जीवों का वृद्धि विकास होता है, जीवों के सारी शरीर में हर एक क्रियाकलापों का संचालन होता है, जीवों का कोशिका उत्तक का मरम्मत होता है,
जीवों की हर एक तरह का रक्षा होता है, वे सब पराक्रम ही जय पराक्रम का हिस्सा होता है। जय पराक्रम से संबंधित बातों को बहुत अच्छे से हम लोग सीखे थे, और जीवित रहने के लिए हमें जय पराक्रम की जरूरत होती है। हमको जिंदा रहना या जीव जंतु को जिंदा रहना, तो उसके अंदर में, उसके शरीर में जय पराक्रम होना चाहिए। जीवों के संबंधित वो सारी क्रियाएं होना चाहिए जिससे उसका रक्षा हो, जिससे उसका वृद्धि हो, विकास हो, उसे ऊर्जा प्राप्त हो, वो अपने जीवन का सही तरीके से संचालन करे, वो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाए। तो जय पराक्रम का मतलब शरीर में पोषण का होना, श्वसन का होना, उत्सर्जन का होना और परिवहन का होना, ये सब क्रियाएं जय पराक्रम ही कहलाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ 4 चैप्टर पढ़ेंगे। पहले अभी पोषण शुरू किए हैं, फिर श्वसन करेंगे, फिर परिवहन करेंगे, फिर उत्सर्जन करेंगे। सभी के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक रत्ती आपको जो है ना नहीं छूटने देंगे, सब कुछ समझ में आएगा। आप यही समझिए, आपको पूरा समुंदर पढ़ाया जाएगा। आपके दिमाग में कम से कम नदी तक भी ठहर पाए उतना मेरा प्रयास रहेगा। पूरा नहीं ही सही, लेकिन समुंदर से एक नदी आप समेट पाइए तो ये बहुत बढ़िया होगा। हम आपको तालाब पढ़ाएं, आपको गिलास बचे, ये अच्छी बात नहीं होगा। हम आपको तालाब भर ही पढ़ाएं, आपके पास एक गिलास बचे, ये ठीक नहीं रहेगा। समुंदर पढ़ाएंगे तो नदी जरूर बचेगा। ठीक है, इसीलिए हम डिटेल में पढ़ाएंगे। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम का उतना औकात नहीं है कि आपका औकात को नापे। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को आप समय से पहले ही बना के बैठिएगा। आपको लाज लगेगा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन को देख के, यार कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है। लाज लगेगा, लाज। इस लायक बनाएगा, आपका लेवल ई लेवल में रहेगा। अब बोर्ड एग्जाम का लेवल यहाँ लो लेवल में रहेगा। बोर्ड एग्जाम का लेवल और आपका लेवल में जमीन आसमान का अंतर कर देंगे। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को देख के आपको लाज लगेगा, यार बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है। इतना हम कंफर्म करते, चाहे कोनो बोर्ड एग्जाम हो बाबू, लाज लगेगा आपको क्वेश्चन को देख के, यार इतना छोटा बच्चा वाला क्वेश्चन काहे पूछा। ठीक है, हम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, हम आपको जिंदगी में उन तमाम एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके जीवन रूपी इस संसार में जीने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आपको लगे कि यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी से आप बस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, आपको हर एक एग्जाम फील होगा, यार पढ़ा हुआ ही तो है। जो भी आपको कंपटीशन पढ़ाएगा, तो अगर जो आप मेरे से साइंस पढ़ लिए हैं, मैथ पढ़ लिए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो एनालिसिस करने में भी बहुत सुविधाएं हो जाएगी। यार ये तो पढ़ा हुआ ही लगता है। क्या इतना डिटेल में सबको संभव नहीं है पढ़ा पाना। बोलो काहे? समय समझ दोनों चाहिए। किसी के पास समय है, समझ नहीं है, किसी के पास समझ है, समय नहीं है, लेकिन हम पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं। दोनों को लेके चलेंगे ताकि आपका भविष्य बने। तो जय पराक्रम समझ में आया। पोषण, पोषण किसको कहिएगा? पोषण मतलब होता है खाना खा के ऊर्जा प्राप्त करना। हर एक जीव अपना पोषण करता है, भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण कर उसका उपयोग करना, उसका उपयोग कर ऊर्जा की प्राप्ति करना, अपने शरीर के ऊतकों को, कोशिकाओं को मरम्मत करना, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करना, शरीर के दैनिक जीवन क्रियाकलापों को करना, ये सब पोषण का हिस्सा है। पोषण का मतलब होता है वह जैविक प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाचन, अवशोषण और उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, फिर से समझो बाबू। पोषण का मतलब होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसका उपयोग करने के लिए अपने शरीर में वृद्धि, विकास करते हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का मरम्मत करते हैं, अपने जीवन में उनका भरपूर उपयोग करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, शरीर का वृद्धि विकास करते हैं, शरीर को संचालित करने के लिए हर एक क्रियाकलाप को उपयोग में लाते हैं। ये सब पोषण है। क्वेश्चन पूछेगा हर एक जीव के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। पोषण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा।
सजीव के मापदंडों को लिखे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आपको लिखा करके उत्तर भी लिखाएंगे, ठीक है। जितना भी चीज़ें हम लिखा रहे हैं वो सब आप लिखते चलिएगा। अब चलिए आज का क्लास यहाँ से शुरू होता है। अब आप अच्छे से सीखिएगा। पोषण के दो प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। परपोषण को हम लोग विषम पोषी भी कहते हैं। तो बुक में आपको क्वेश्चन में या फिर किधरों भी विषम पोषी के बारे में ही बोलेगा, परपोषी के बारे में नहीं बोलेगा। अगर परपोषी बोले तो भी सही है, विषम पोषी बोले तो भी सही है। विषम पोषण का ही दूसरा नाम परपोषण है, परपोषी है, ठीक है। परपोषी विषम पोषी का ही नाम है, याद रखिएगा बाबू। विषम पोषी या विषम पोषण एक ही बात है। विषम पोषण के बारे में और परपोषी के बारे में जब बोला जाए तो दोनों एक के बाद बोल रहा है, दोनों का नाम सेम टू सेम है, बस नाम। जैसे आपका नाम मान लीजिए कुछ है तो आप ही को घर में और आधार कार्ड में अलग अलग नाम होता है, उसी प्रकार से। तो पोषण का दो प्रकार, एक स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण। एक स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण। पोषण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण का मतलब होता है वैसा जीव जो अपना पोषण स्वयं करता है, जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण कर अपना पोषण करता है, अपना वृद्धि विकास करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधा, जितना भी हरे पेड़ पौधा है वो सभी अपना पोषण स्वयं करता है। कारण ये है हरे पेड़ पौधे के पास क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक के माध्यम से ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जमीन से जल को लेकर भोजन का निर्माण करता है। ये सभी क्रियाएं पत्ती में स्टोमेटा के माध्यम से ग्रहण करता है, रंध्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और पत्ती में क्लोरोप्लास्ट में सभी घटनाएं घटित होती है और वह अपना भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। अभी भले ये सब बातें आपको स्टोमेटा, रंध्र, क्लोरोप्लास्ट ये सब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है। हम चाहते कभी आप नहीं समझे, लेकिन दिमाग में ये दर्द हो, ये स्टोमेटा क्या होता है, ये रंध्र क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये सब आपके दिमाग में बैठे। बस अभी एक एक मुद्दे पे जब बात करेंगे अच्छे से सिखाएंगे, अच्छा फील हो गया। अभी हम बता रहे हैं बस, कि अभी स्वपोषण का मतलब होता है पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने से बनाता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, खुद बनाता है, खुद से अपना भोजन को निर्माण करता है, खुद खाता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। लेकिन हम लोग दूसरे जीवों पर निर्भर हैं। हम लोग को भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधा के फल को, अनाज को उपयोग में लाना होता है। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब बोले कि भैया अपना भोजन तो मम्मी बना रही है, दीदी बना रही है, कभी कभी हम भी स्वयं बना लेते हैं, तो आप क्या बात करते हैं? हम तो बनाते हैं अपना भोजन। नहीं बाबू, आप अपना भोजन बनाते नहीं हैं, आप अपना भोजन पकाते हैं। आप अपना भोजन पका रहे हैं, बना नहीं रहे। पकाना और बनाने में अंतर होता है। पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी के पास जा करके कोई सामान नहीं ला लेता, दे दो हमको ये, इससे हम भोजन बनाएंगे ना। वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन हम लोग फल तोड़ के लाते हैं, ठीक है, सब्जियां तोड़ के लाते हैं, अनाज लाते हैं, ये सब ला करके फिर पका करके फिर खाते हैं। पका के खाते हैं, बना के नहीं खाते। भले हम लोग भोजन बनाना बोलते, लेकिन भोजन पकाना होता है। उसी प्रकार जीव जंतु, शेर, बाघ, चीता भी दूसरे भोजन को ही, दूसरे पर ही आश्रित रहता है। हिरन को खा लेगा, बकरी को खा लेगा, कुत्ता को खा लेगा, बंदर को खा लेगा, हाथी को खा लेगा, हिरन घास खा लेगा। तो सभी एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन पेड़ पौधा किसी पर निर्भर नहीं है। तो वैसा पोषण जो
दूसरे पर निर्भर रहता है, वैसा पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे के भोजन के बनाए गए भोजन को अपना उपयोग में लाता है, दूसरे के भोजन को बनाए गए भोजन को खाता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। जिस प्रकार से भी अगर जब आप देखिएगा तो सभी जीव पेड़ पौधे पर ही निर्भर कर रहा है। हम लोग भी पेड़ पौधे पर निर्भर कर रहे हैं। पेड़ पौधे से संबंधित सभी भोजन को ही हम लोग उपयोग में लाते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा इंसान है जो मांसाहारी प्रवृत्ति का होता है, वो रोज बकरी काट के, मुर्गा काट के, अंडा को, मछली को खाता है। वो मांसाहारी जंतु में नहीं गिना जाएगा, वो सर्वाहारी जंतु में गिना जाएगा। जो मांस और घास दोनों खाए उसको सर्वाहारी कहते हैं, जो सिर्फ मांस खाए उसको मांसाहारी कहते हैं, और जो सिर्फ घास खाए उसको शाकाहारी कहते हैं। इस प्रकार के जंतु भी होता है, लेकिन जो मांस घास दोनों खाता है उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो कुछ इंसान सर्वाहारी में भी आएगा और कुछ इंसान शाकाहारी में भी आएगा। बोलेगा भैया दवाई सब में भी तो मछली का या फिर किसी अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है, तो कैसे हम समझेंगे? बाबू डायरेक्टली तो मांस नहीं खा रहा है, डायरेक्टली तो मछली नहीं खा रहा है, तो उसको हम सर्वाहारी में नहीं रखेंगे। वैसे आजकल बहुत से दवाई में मांस का उपयोग भी होता है, मांस के चर्बी का उपयोग होता है, मछली के तेल का उपयोग होता है, मछली के प्रोटीन का उपयोग होता है। बात सही है, लेकिन क्या गारंटी है वो दवाई का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई हो सकता है आयुर्वेदिक पे ही डिपेंड करता हो, कोई हो सकता है बीमार ही ना पड़ा हो। तो बाबू डायरेक्टली मांस नहीं खा रहा है तो उसको हम लोग सर्वाहारी में नहीं गिन सकते हैं, शाकाहारी में गिनेंगे। इस तरीके से बात होता है। तो लोग कटाक्ष करता है, लोग बहुत से बातें को बोलता है, लेकिन ये भी बात सही है, डायरेक्ट खाएंगे तब नहीं कुछ बोलेगा जी। शाकाहारी मतलब होता है जो सिर्फ घास खाता है, मतलब पेड़ पौधा से संबंधित जो जीव खाता है, पेड़ पौधा से बनाए गए भोजन को खाता है, उसको शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो अच्छी बातें हैं। आप कटाक्ष कीजिए, तर्क कीजिए, तार्किक बुद्धि लाइए, बिल्कुल अच्छी बात, तभी आपको पूर्ण समाधान मिलेगा। तो जो पेड़ पौधा से संबंधित भोजन को ग्रहण करता है उसको शाकाहारी बोलेंगे, लेकिन दूसरे पर हम लोग डिपेंड हैं, दूसरे के भोजन को, बनाए गए भोजन को हम लोग खाते हैं, इसीलिए हम लोग विषमपोषी कहलाएंगे। स्वपोषी सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा कहलाएगा, हरे पेड़ पौधा, शैवाल आदि सब कहलाएगा। ठीक है, तो स्वपोषी को चलिए समझ गए हैं। तो चलिए स्वपोषी के एग्जाम्पल को, स्वपोषी के परिभाषा को लिखिए। पहले ये लिखिए, वहां तक लिखा दिए थे बाबू, वो पहले वाला वीडियो में लिखा गया था, यहाँ से अब लिखना चालू कीजिए। कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए, लिखिए। पोषण दो प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये स्टार लिखना है, पोषण दो प्रकार के, तो ये लिखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में लिखिए स्वपोषण, दूसरा नंबर में लिखिए विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। या तो फिर इसी प्रकार से लिखिए, पोषण लिख के डैश मारिए, ऐसे डायरेक्ट जैसे लिखे उसे लिखिए स्वपोषी, विषमपोषी, इस प्रकार से। यहां भी दो प्रकार ही है, बस यहां भाषा में नहीं लिखे हैं। अब लिखिए स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण लिख के हेडिंग दीजिए, स्वपोषण लिख के हेडिंग दो, लिखो, समझा दिए, वही चीज लिखा रहे। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। लिखो, आराम से लिखो, लिखा रहे हैं, बायोलॉजी है, लिखते ही चलना है, धीरे धीरे आराम से सब चीज लिखते जाना, घबरा नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। स्वपोषी पोषण लिखिए, लिखा रहे बाबू। आपको हो सकता है वीडियो में कुछ नहीं दिखे, क्वालिटी खराब हो, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए हम दोनों चीज लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, बस अपना कंटेंट को बेच दे रहे हैं। बजट मायने नहीं रखता है, कंटेंट मायने रखता है। भले हमारे पास किसी प्रकार का सुविधा ना हो, लेकिन पढ़ाने का एक अच्छा सा अनुभव है, इस अनुभव को आपके साथ साझा कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे भगवान का, सरस्वती माँ का आशीर्वाद होगा, बजट भी इम्प्रूव होगा, तो हम अपने वीडियो क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी मेरे पास उतना बजट नहीं है, हम किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट करने में सक्षम नहीं है। जितना है उतना में हम आपको अपने हर एक बातों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, जितना हम अपने से कर पाए बाबू, हमारे जो क्षमता अनुसार है उतना हम जरूर किए हैं ताकि आपको समझा पाएँ। ठीक है, इतना बजट भी बहुत लोगों के पास नहीं है, वो डिजिटल बोर्ड भी क्या अपना वाइट बोर्ड के लिए भी अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाता है, फिर भी उसके पास हौसला है, उस हौसला के बल पे आगे बढ़ता है। उसी प्रकार हम भी कर रहे हैं, घबराओ नहीं, लिखो बस स्वपोषी पोषण लिख के डैश मारिए, लिखिए स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं, स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? गधा कहीं का उतने देर से बोल रहे हैं अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, हम बोले नहीं करता, हाँ नहीं करता है, गधा कहीं का, बुद्धि कम है। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। कनो नहीं लिखा है, हम आपको फंसा दिया, फंस जाते? अच्छा आप नहीं फंसे थे, गुड जॉब, वेल डन वेल डन। स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं, ऐसे जीव सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 गैस की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्या समझे? जो अभी बातें बता रहे थे वही बातें है कि नहीं है? स्वपोषी पोषण अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 गैस और H2O के माध्यम से अपना भोजन निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उस टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग में ला दिया, और कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में लिखिए, हरे पौधे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, क्योंकि हरे पौधे के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर हम लोग के शरीर में क्लोरोफिल रहता तो दुनिया नहीं कमाता। भगवान बहुत होशियार है, किसी को क्लोरोफिल दिया तो एक जगह खड़ा कर दिया, उसका सब इच्छा को मार दिया, किसी भी प्रकार का इच्छा उसके दिमाग में नहीं रहने दिया, बस खड़ा है। अंगूर फरेगा, लताम फरेगा, अमरूद फरेगा, कटहल फरेगा, बैर फरेगा, लेकिन खड़ा रहेगा, लोग उसको खाएगा, वो खुद भी नहीं खा पाएगा, उसका सब इच्छा मार दिया। और हम लोग का शरीर में क्लोरोफिल नहीं दिया, अब बहुत सा इच्छा डाल दिया, बहुत सारा मन में ऐसा सब इच्छा आएगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ये लेना है, वो लाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है, अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना है। ठीक है, बहुत प्रकार की मन में इच्छाएं आ गया, अब मन को वो शांत कर दिया, मन सभी इंसान का चंगा हो गया। ठीक है, मन बेचैन हो गया, बहुत सारी इच्छाओं को हम लोग समेट लिए, ये करना है, वो करना है, इसे करना है, टॉप करना है, ये बस असुर सुनाई, कुछ मत करो, ईमानदारी से जियो, सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा। तो हरे पेड़ पौधे, साथ में शैवाल, शैवाल को स्पाइरोगाइरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब एग्जाम्पल में सिर्फ हरे पेड़ पौधे याद रखना अच्छी बात है, लेकिन बाकी बात ये सबको भी याद रखिएगा, लगेगा कुछ विद्यार्थी बोल रहा है। शैवाल बोलेगा स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, उत्तर देना एग्जाम्पल में जो है ना स्पाइरोगाइरा बोल देना। बाप रे बाप, कौन एग्जाम्पल बोला? स्पाइरोगाइरा, काई, काई, नील हरे शैवाल, नील हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इतना एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, और सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये इतना पर्याप्त है। बस हरे पेड़ पौधा ही है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी हरे पेड़ पौधा में शैवाल है। ये सब आपको हम दिखाएंगे, घबराओ नहीं, पहले घर में दिखाते हैं। कभी कभी देखना, एक गाँव में चले जाना, चापाकल का बहुत जगह उपयोग होता है, और एक जगह साफ सफाई नहीं करने के कारण से पाट पर कजली टाइप का बैठ जाता है, कजली। ठीक है, हरा हरा टाइप का कजली बैठ जाता है, और कजली को हम लोग काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। ये इसी कजली टाइप का ही सब प्रकार है। नील हरित शैवाल भी यही कजली टाइप का रहेगा, नील हरित शैवाल भी कजली टाइप का रहेगा। ये सब तालाब सब में पाया जाएगा। हम आपको दिखा रहे फोटो। ये सब क्या है? ये सब पादप जगत है। ये पादप जगत में फूल फलना ढकना जो भी है, ये सब के पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमताएं हैं, इसीलिए ये सब अपना स्वपोषण करता है। ये कमल का फूल खिला, ये सब पत्ती, ये सब नीला नीला जो दिख रहा है, और इधर जो अगल बगल में छोटा छोटा का पत्ता दिख रहा है, ये सब के पास
प्रकाश संश्लेषण करने की ताकत है, ये सब अपना भोजन बना सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भटकुंभी, कुंभील बोलते हैं। जो नदी सब में जब पानी बहता है तो उस समय बह के जाता है, ये सब भी अपना प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखता है। ये सब जीव यही है। शैवाल, नील हरित शैवाल, ये कजली, यही है काई। क्या देखें काई? आप इसको लकड़ी से ना उठा करके देखते होंगे, इस प्रकार से लकड़ी उठा करके देखते ना, याद आया कुछ कुछ। हम लोग के गांव में तो खूब बे मिला है। हम लोग तो मगर एकदम होली में या मुंह पे फोड़ देते थे पूरा। होली में अभी देखना, होली आएगा पूरा मत मानो दूर खेलिए है ना, उठा के या एक नाला में पटक पटक के लभाएगा। अभी होली होने तो बहुत मजे से होली खेला जाता है। यही है नील हरित शैवाल। देखिए छोटा छोटा का घास टाइप का दिखेगा, ये नील हरित शैवाल है। और ये सब भी पानी में पाए जाने वाला पौधा है, ये भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा करता है। अब ये कमल फूल सब क्या प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है? करता। ये सब जीव क्या है? प्रकाश संश्लेषी जीव है। जो प्रकाश संश्लेषण करे उसको प्रकाश संश्लेषी जीव या स्वपोषी जीव कहेंगे। ठीक है? जो प्रकाश संश्लेषण का क्षमता रखता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। ये देखिए काई, कजली, यही है काई। ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी जीव कहेंगे। अब देखिए सूर्य का प्रकाश आया, जमीन से वाटर गया, मिनरल खनिज लवण गया, और अगल बगल से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। ये सब लेने के बाद ग्लूकोज बनाया, शुगर बनाया। क्या बनाया? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज बना, इसी को यहाँ शुगर बोला गया, और ऑक्सीजन गैस छोड़ दिया, जिसको हम लोग ग्रहण किए। ये पूरा प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलिए अगला मुद्दा पे चलते हैं। अब चलिए परपोषी या विषमपोषी। विषमपोषी पोषण, परपोषी को भूलिए, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण, पोषण दो प्रकार का, एगो स्वपोषण, एगो विषम पोषण। ठीक? विषम पोषण, स्वपोषण, विषम पोषण, स्वपोषण, स्वपोषण, विषम पोषण। पोषण दो प्रकार का, एक विषम पोषण, दूसरा सम पोषण। सम पोषण, विषम पोषण। ठीक है? सम पोषण को स्वपोषण, स्वपोषण, विषम पोषण। इन एक सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या ना। एगो स्वपोषण, एगो विषम पोषण। स्वपोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए, विषम पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर अन्य जीवों पर निर्भर रहे, दूसरे जीवों के बनाए गए भोजन को उपयोग में ले, उसे विषम पोषी जीव कहेंगे। विषम पोषण वह प्रक्रिया है, या फिर परपोषण वही प्रक्रिया है। विषम पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव सीधे या परोक्ष रूप से पौधे या अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसी को क्या कहिएगा? विषम पोषी जीव कहिएगा, पर पोषी जीव कहिएगा। ठीक है? आपको समझ में आया? स्वपोषण का मतलब जो स्वयं से अपना भोजन बनाता है। विषम पोषी या परपोषी जीव का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। हम लोग पेड़ पौधा पर निर्भर है, इसीलिए हम लोग विषम पोषी है। गाय पेड़ पौधा पर निर्भर है, विषम पोषी है। हाथी पेड़ पौधा पर निर्भर है, विषम पोषी है। शेर, बाघ, चीता छोटे छोटे जानवर पर निर्भर है, इसीलिए ये विषम पोषी है। गधा, कुत्ता, लोमड़ी, सियार भी छोटे छोटे जानवरों पर या फिर पेड़ पौधा पर निर्भर है, इसीलिए ये भी विषम पोषी जीव है। ठीक है? जो दूसरे के बनाए गए भोजन को खाता है उसको विषम पोषी जीव में ही रखेंगे। किसी को दिक्कत तो विषम पोषी जीव लिख के या विषम पोषण लिख के या परपोषी लिख के हेडिंग दीजिए। किसी को दिक्कत विषम पोषण लिखिए या ब्रैकेट में परपोषी पोषण लिखिए, दोनों एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। विषम पोषी लिख के हेडिंग दीजिए, डैश मारिए, हम लिखा रहे हैं। ठीक है? लिखिएगा, लिखिए, लिखा रहे हैं। तो विषम पोषी लिख के डैश मारिए, लिखिए, लिखा रहे बाबू, लिखो तो लिखो। विषम पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें
जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, स्वयं नहीं बना सकते हैं और वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव सीधे या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सीधे या परोक्ष रूप से पौधे या अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जो लिखना लिख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल में लिखिए, मनुष्य, जानवर, अमीबा, पैरामेशियम, कवक, अमरबेल, ईटीसी, ये सब विषम पोषी पोषण का एग्जाम्पल है। अमरबेल, कवक, पैरामेशियम, अमीबा, इन सब के बारे में अभी भले आप नहीं जानते हैं, नहीं घबराओ, आगे आएगा अभी और बातें होगा अभी, ठीक है, अभी मेहनत होगा अभी आपके साथ तब। हाँ, मनुष्य जानवर के बारे में आप जानते हैं, इसलिए इस बात को फील कर पाइएगा, लेकिन अमीबा, पैरामेशियम, कवक, अमरबेल, इन सब के बारे में अभी आप नहीं जानते, एक एक करके सब कुछ मिलेगा। चलिए अब हम लोग और बातों को सीखते हैं। विषम पोषण, विषम पोषण का मुख्यतः 3 प्रकार है, बुक के अकॉर्डिंग 3 प्रकार है, ठीक है। विषम पोषण का वैसे एक्स्ट्रा बुक्स के आधार पे लिया जाए तो 4 प्रकार दिया है, हाँ, लेकिन बुक में आपको वैसे एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में कुछ दिया नहीं है। एनसीईआरटी में लिख दिया विषम पोषण, बस। एनसीईआरटी ढेर नहीं लिखता है, एनसीईआरटी बोलता है छठा से पढ़ो, अच्छा समझ में आएगा। हाँ, छठा से एक एक करके सब बात उठाते हुए चला है। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना 10वां में बोर्ड एग्जाम में, अगर आप खाली 10वां का साइंस पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी तो कुछ ना उखाड़ पाइएगा। हम आपको छठा से उठा करके हर एक टॉपिक को दे रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। खाली आप एनसीईआरटी 10वां का पढ़ लीजिएगा तब कुछ ना उखाड़ पाइएगा। आपको एनसीईआरटी छठा से लेकर के 10वां तक पढ़ाना होता है बाबू, पूरा छठा से 10वां तक का एनसीईआरटी में जो सब क्वेश्चन पूछने की संभावना है उन तमाम बातों को लेकर के आना होता है, ठीक है। एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ने के लिए, सब कुछ समझने के लिए, आपको अच्छे से सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो पर पोषण को विषम पोषण भी कहते हैं। विषम पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। यहाँ 3 प्रकार रखे, एक्स्ट्रा में एगो रख लिए, चौथा प्रकार भी आपको पढ़ाएंगे। विषम पोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण। पहला क्या होता है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का मतलब जो मृत पदार्थों को उपयोग करता है, मृत पदार्थों को खाता है। जैसे मान लीजिए बकरी मर गया, कुत्ता मर गया, गांव घर में ये सब मरता है, गाय मर गया, ठीक है। जब ये सब मर जाता है मृतजीवी पोषण का मतलब होता है बाबू जो सड़े गले चीजों को, जैसे बकरी मर गया, गाय मर गया, कुत्ता मर गया, तो वो मरने के बाद सड़ेगा, सड़ेगा तो कोई खाएगा, तो जो सड़े गले चीजों को खाता है उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब बहुत जगह पे बकरी तकरी मर जाता है तो रोड के किनारे फेंक देगा, जंगल में फेंक देगा। खास करके गांव सब में देखिएगा, कुत्ता मर जाए रोड पे तो उसको अगल बगल में रोड के किनारे फेंक देता है। हम लोग स्कूल भी जाते हैं, आप लोग भी स्कूल जाते हैं, देखिएगा कि इधर कुत्ता तुत्ता मरा रहता है। जिस दिन मरा रहता है उस दिन फेंक देगा तो उस दिन तो नहीं महकेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद उस जगह एकदम गमक गमक में महकेगा, नाक बंद करके जाइएगा, थू थू कर ले जाइएगा, तो एक समय बाद उस जगह से फिर समाप्त हो जाता है। अगर जब हम मरा कुत्ता 3 दिन 4 दिन के बाद आपको बहुत भयंकर बदबू भी महसूस हुआ, लेकिन 6-7 दिन के बाद वह बदबू समाप्त हो गया। आखिर कौन लेके गया उसको? वो सड़ गया, उसमें बहुत सी बैक्टीरिया उसको खा लिया। वही है, भगवान बहुत बुद्धिमान है। जब कोई मर जाए तो उसको भी समाप्ति करने के लिए उस प्रकार के जीव का निर्माण किया है। मतलब मरे हुए जीव को, सड़े गले चीज को भी खा करके खत्म करने के लिए भी जीव बनाया है। तो सड़े गले चीजों को
मृत जीवों को जो खाता है उस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण में रखेंगे। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे का पत्तियां गिर गया, वो सड़ के खाद बन गया, वो खाद मिट्टी में चला गया। तो हर एक प्रकार से मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल हम लोग ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए गाय घास खाया, घास खा करके गोबर उत्पन्न किया, गोबर छोड़ दिया, उस गोबर पर गोबर छत्ता जन्म ले लिया, और गोबर छत्ता गोबर से सरे गले रस को खींच खींच के खा लिया, सोख लिया और अपना पोषण किया। मशरूम सब जितना भी ये सरे गले चीज़ों को ही खा करके अपना पोषण करता है और बेस्ट अपने शरीर को निर्माण करता है। और कुछ मशरूम हम लोग सब्जी बना करके भी खा लेते हैं, नहीं मशरूम का सब्जी खाते हैं। जो मांस नहीं खाता है वो मांस के एवज में या तो कटहल खाएगा या तो मशरूम खाएगा। मांस जिस प्रकार का ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा देता है, उसी प्रकार से मशरूम और कटहल भी देता है। और सेम टू सेम उसी प्रकार का देखने में भी लगेगा, उसी प्रकार का खाने में भी लगता है। जो खाया है मांस और मशरूम दोनों, वो बोला है। अगर सिर्फ मशरूम को खाया मांस नहीं खाया तो वो कैसे तुलना कर सकेगा। जो मांस भी खाया हो मशरूम भी खाया हो वो ये बात बोल सकता है कि मशरूम और मांस दोनों सेम सेम लगता है खाने के लिए। हाँ, जो प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है वो मशरूम जरूर खाएं, अपने मांस का सपना को पूरा करें। खैर आगे बढ़ते हैं। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का मतलब होता है वैसा जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसी के साथ में रहकर उसका भोजन ग्रहण करता है। मतलब कोई अस्थाई या अस्थाई रूप से उसके घर में रहकर उसी के बना भोजन को खाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, एग्जाम्पल लेने पर ही आपको सब चीज समझ में आएगा, फिर परिभाषा आपको लिखाएंगे, निश्चिंत रहिए। आप जैसे एग्जाम्पल में ले लिए ढीला, जू माथा में जो ढीला होता है वो आपके शरीर में अस्थायी रूप से या वो अस्थायी रूप से रह सकता है। आप निकाल के फेंक दीजिएगा तो वो निकल भी जाएगा, लेकिन माथा में ढीला तो रहता है, जिसको जू बोलते हैं। वो आपके शरीर के खून को पी के अपना भरण पोषण करता है। क्या वो आपको कोई लाभ देता है? नहीं, सिर्फ हानि ही देता है, आपको कोई लाभ नहीं देता है। इसीलिए आप लोग अलग अलग प्रकार का शैम्पू लगा करके ढीला निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता था, वैसे हम लोग को जब ढीला होता था ना, जू माथा में ढेरकल हो जाता था, तो सीधा मम्मी लोग या दादी लोग लवा बुला करके छिला देता था, टकला कर देता था। सब ढीला, बाल सब खत्म, ढीला भी नहीं बाल भी नहीं, टकला हो जाते थे। खैर हम लोग तो लड़का है, टकला होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहन लोग को दिक्कत होता था। तो बहन लोग को दिक्कत जब होता था, दादी लोग होशियार करासन तेल और सरसों तेल ले करके माथा में लपेट देता था। सब ढीला जो है ना बकट बकट के नीचे गिरने लगता था। ठीक है, ढीला बेहोश, जैसे बेहोश होगा कंगाल से थकर के सब ढीला को निकाल लेता था। इस प्रकार से भी दादी लोग या मम्मी लोग ढीला निकालती थी। आजकल तो अलग अलग प्रकार का शैम्पू भी निकल गया है, अलग अलग प्रकार का क्या मशीन तशीन निकला है, ढीला भी नहीं उत्पन्न होने देता है, गर्म कर कर सब ढीला को बेहोश कर देता है। तो अलग अलग प्रकार का आजकल व्यवस्थाएं, लेकिन उस समय नहीं था। तो उस तरीके का ज़माने में उस तरीके का ही उपयोग दादी माँ सब करती थी। तो परजीवी पोषण में ढीला हो जाए, या फिर अमरबेल एक लत होता है जो पेड़ पर लत्तर के तरह का दिखता है, उसी के पत्ते उसी पर रहता है, पेड़ पौधा का ही भोजन को खाता है। ठीक है, ये सब फोटो भी हम आपको दिखाएंगे, एक एक करके एग्जाम्पल लाएंगे, परिभाषा लिखाएंगे, तब दिखाएंगे। साथ ही साथ आप लोग उड़ीस खटिया पर, जो उड़ीस बहुत सारा होता है, वो उड़ीस खटिया में रहेगा, रात में निकल करके आपके शरीर से खून पी पी करके वो अस्थायी रूप से आया, खाना खाया, फिर चला गया। इसको क्या कहिएगा? परजीवी। आप लोग देखेंगे गाय में बहुत बड़का बड़का चमुकन टाइप का रहता होगा। ठीक है, तो गाय के शरीर में बहुत बड़ा बड़ा चमुकन रहता होगा, वो भी क्या है? परजीवी है। ठीक है, तो इस प्रकार के पोषण को जो दूसरे के शरीर पर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण करता है, उसको परजीवी पोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण का मतलब होता है जो जीव भोजन ग्रहण करता है
उसका पाचन करता है, अवशोषण करता है, फिर बहिष्करण करता, मतलब पाचन तंत्र का पूरा प्रक्रिया करता है। इस प्रकार के पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब भोजन ग्रहण कर उसको पचाना, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करना, उसको पाचन तंत्र के हर एक पार्ट से गुजार कर अपने शरीर को संतुलित रूप से चलाना ही प्राणी संपोषण होता है। ठीक है, प्राणी संपोषण में गाय, घोड़ा, कुत्ता, लोमड़ी, सियार, मानव, अमीबा भी, पैरामेशियम भी इसी प्रकार के जीव में आता है। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल अब लेते हैं। सबसे पहला मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं हम आपको समझा चुके हैं। अब लिखिए, मृतजीवी पोषण लिख के हेडिंग दीजिए, डैश मारिए, लिखिए, लिखा रहे। जब कोई जीव मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से, मृत या सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन खाता है, भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण का मतलब सड़े गले पदार्थों को खाता है। ठीक है, जो बताए थे वही सब है। एग्जाम्पल में लिखिए, मशरूम, यीस्ट, ठीक है, गोबर छत्ता, रोटी पर उगने वाले कवक, फफूंद, रोटी पर उगने वाले फफूंद, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। एक भाषा में अगर रोटी पर उगने वाले फफूंद को एक शब्द में लिखना हो तो ब्रेड मोल्ड लिखिए। सरे फल पर उगने वाले फफूंद, ठीक है, सरे फल पर भी उगने वाला जो फफूंद होता है वो भी मृतजीवी पोषण है। अब एग्जाम्पल में जितना चीज़ हम बताएं वो आपको फोटो के माध्यम से भी हम आपको दिखाते हैं। ये है मशरूम, ठीक है, जो देखिए सरे गले चीज़ों पर जन्म लिया, इसका पोषण कर रहा है। ये सब मशरूम है, ठीक है, ये भी मशरूम है। ये मशरूम हम लोग सब्जी बना करके खाने में भी उपयोग करते हैं। ये देखिए यही मशरूम है, इसका हम लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, खूब बढ़िया खाने में भी लगता है। कभी आप भी खाइए, हमको भी बुलाइए, हम भी खाएंगे आपके यहाँ, ठीक है, और नहीं भी बुलाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये है गोबर छत्ता, गोबर पर उगा हुआ है। ये गोबर पर उपला पर देखिए उगा हुआ गोबर छत्ता है, इसी को गोबर छत्ता कहते हैं। आप लोग भी गोबर घर के अगल बगल में होगा तो वहाँ जा करके पर्सनली आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और ये है रोटी, ब्रेड, तो पान रोटी जो मिलता है दुकान में, ब्रेड पे ऊपर में देखिए बहुत सा फफूंद लगा हुआ है, इसी को बोलिएगा फफूंद। ये खाइएगा बर्गर, हाँ ये भी पान रोटी है। देखिए बर्गर कैसा हो गया है, मन खाने का कर रहा है, अच्छा नहीं लगेगा, सड़ गया है, बना के धर दिया होगा, कोई नहीं खाया होगा, बस फफूंद लग गया। लेकिन ये जो ब्रेड है सभी खाने के लिए चाहेगा कब, जब वो जो है ना, जब वो फल पर भी देखिए, फल पर भी फफूंद लगा है। ये स्ट्रॉबेरी देखिए एकदम बढ़िया से फफूंद लगा है ना, ये सब फफूंद है जी, ठीक है, समझे। अलग अलग प्रकार का आपको फोटो भी दिखा दिया, आपको समझ में भी आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण लिख के हेडिंग दीजिए, लिखा रहे हैं, ठीक है बाबू। अगर आपको लिखने में थोड़ा असुविधा होता है तो वीडियो पीछे करके भी आप लिख सकते हैं। परजीवी पोषण लिख के हेडिंग दीजिए, लिखा रहे, लिखिए। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव, आश्रयदाता मतलब उसी के जीव पे रहना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नहीं लिखना तो छोड़ दीजिएगा। जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर, शरीर पर या उसके अंदर, शरीर के अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, और उसे हानि पहुंचाता है, लाभ नहीं देता है, हानि पहुंचाता है। लाभ देने वाले को अलग जीव में रखा गया है, या हानि पहुंचाता है तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। शरीर पर रहेगा या शरीर के अंदर रहेगा। शरीर के अंदर कौन रहेगा ये भी हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे ना, देखने के लिए आपको सिर्फ गूगल करना होगा, तब सब कुछ को नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अमरबेल, याद रखिएगा अमरबेल, दूसरा जू, तीसरा खटमल, चौथा जोक, ये सब दूसरे शरीर पर अस्थाई या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। शरीर के अंदर में भी रहने वाला जीव है, वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे शरीर के अंदर में रहने वाला जो जीव है वो मलेरिया परजीवी,
वो मलेरिया परजीवी है। ये मलेरिया परजीवी का मतलब होता है मक्खर जो है, मच्छर, मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीव रहता है, जो बीन बुलाई आएगी, बीन बजाएगी और सुई दे करके चली जाएगी। जब वो सुई देगी, मादा एनोफ्लीज मच्छर जब आएगा, काटेगा, जैसे काटेगा उस सुई के माध्यम से वो अपना सूक्ष्म जीव भी छोड़ देगा, ताकि वो सूक्ष्म जीव जो है ना मलेरिया एनोफ्लीज का वाहक है। मलेरिया जो है ना, मलेरिया मक्खर जो है, मलेरिया जो मक्खर, मलेरिया बीमारी है, मक्खर नहीं है। मक्खर का नाम है मादा एनोफ्लीज, जो मलेरिया वाहक, मलेरिया का वाहक है। मलेरिया को ढो ढो के सबको पहुंचाता है। मलेरिया लेगा, मलेरिया लो, मलेरिया लो, मलेरिया लो। तो मलेरिया ढो करके एक दूसरे से पहुंचाता है कौन है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम सूक्ष्मजीव होता है, जो शरीर में, हमारे इसके शरीर में सुई के माध्यम से, मतलब वो आके काटेगा, उसके माध्यम से शरीर में जाता है और यह खून में और यकृत में जाकर फैल जाता है और हमें मलेरिया रोग हो जाता है, मलेरिया बुखार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में जो वो सूक्ष्मजीव है, अस्थायी रूप से रहकर यकृत में और खून में रहकर बुखार लगाता है। वो सूक्ष्मजीव, बताइए, हमारा शरीर से ही अपना पोषण करता है, वृद्धि विकास करता है, हम ही को बुखार लगा देता है। तो ये शरीर के अंदर में रह गया। जैसे फीता कृमि, गोल कृमि, ये हमारे इसके शरीर में गंदगी से, कोई भी गंदा पदार्थ खा लिए, गंदा जल पी लिए, हमारे शरीर के अंदर चला गया और हमारे इसके आंत में रहकर इन्फेक्शन पहुंचाता है, हम लोग को बीमार करता है। फीता कृमि, गोल कृमि, ये सब हमारे इसका शरीर में रहता है, गोल कृमि और फीता कृमि। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब हाई लेवल में जब एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम्पल में बहुत यूज होगा। फीता कृमि और गोल कृमि। और मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम सूक्ष्मजीव है, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के पास रहता है। ये मलेरिया एनोफ्लीज मच्छर को, मादा एनोफ्लीज जो मच्छर है वो मलेरिया रोग का वाहक है, मलेरिया सूक्ष्मजीव को ढोने वाला वाहक है। उस सूक्ष्मजीव का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल में आपको सब चीज दिखाते हैं। जैसे अमरबेल है, ये लीजिए, ये बहुत सा गांव में आपको, बहुत जगह आपको अमरबेल का इस तरह का पीला पीला लत दिखा होगा। ये अमरबेल का लत है। देखिए, गांव घर का फोटो है। गांव घर का फोटो में देखिए, गांव का फोटो है ना, ये सब गांव में ज़्यादा मिलेगा। शहर सब में तो पेड़ पौधा को काट के साफ कर दिया। ये सब जो लत ऐसा दिख रहा है, ये क्या है? अमरबेल है। यहाँ देखिए, माथा पर बहुत सारा ढीला है, ये जू है, माथा पर रेंग रहा है। देखिए, ढीला है। इस सोच सीबीएसई बोर्ड का किसी का माथा है, गोरका छिलल मुर्गा का माथा। और ये जो है ना, बिहार बोर्ड का माथा है, हम लोग का एकदम बढ़िया से काला काला, हरा हरा। आई पाकल जामुन, बल पक्का सब, छिलल मुर्गा सब। अब यहाँ देखिए, ढीला बहुत सा, जिसको होगा नोच लो, निकाल लो। बंदरवा बंदरिया से देखना, ढीला नोच नोच के खा लेगा फटाफट। ये उरीस है। ये क्या है? उरीस है। ये भी, ये उरीस है। ये भी क्या है? अब ये देखिए, गाय का पैर में देखिए बहुत सारा चमुकन है। ये सब चमुकन क्या है? उसके शरीर में अस्थायी रूप से रहकर भोजन प्राप्त कर रहा है, गाय को हालत खराब कर रहा है, गाय का सब तबीयत खराब करने के लिए तैयार है। ये सब चुन चुन के हाथ में लिए है। ये छी, ठीक। अब देखो, ये बुढ़ऊ को कोनो बीमारी हुआ होगा, इस सोच जोकवा से कटवा कटवा के इस जगह सब बीमारी को निकलवा रहा है। जोक लगल है इसका मुंह पे। हम लोग भादों के समय में जब पानी में ऐसा, इस देखो कैसा शरीर में लगा है, इसका पूरा शरीर में घाव, इस घाव का सब कीटाणु को एकदम पी पी के निकाल रहा है जोक। ठीक है, ये चाची को क्या दिक्कत है जी? पीठ को नोचवा रही है, भप ससुरी, अरे चाची की हाल, भप, ये सब करवाते, खाली सुंदर होने के लिए कुछ भप का लीजिएगा। पूरा एयरपोर्ट कटवा के रखे की है, एयरपोर्ट पूरा लगता है अफगानिस्तान से लैंड करेगा, यहाँ आके डायरेक्ट रनवे पर लैंड हो जाएगा ना जी। है भर का एयरपोर्ट कटवाया है, कोई कपड़ा होता है एयरपोर्ट कटाएगा। अरे ससुर सुनाइए, कौन जी भपका भपका के कर रहे हैं। चल जो भी है, भपकाई
भपका ली अपनी। लेकिन होता क्या, ये सब जो है ये सब दूसरे जीव का शरीर पर रह कर खाना खाता है। एग्जाम्पल में आपको सब कुछ दिखा दिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसको कहिएगा बाबू? प्राणी संपोषण, देखिए प्राणी संपोषण किसको कहिएगा? हेडिंग दीजिए, सब चीज समझा दिए, लिखना है बस। प्राणी संपोषण लिख के हेडिंग दीजिए, लिखिए। जब जीव ठोस, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे सेब ठोस है, नारियल ठोस है, चावल ठोस है, दाल द्रव है, दूध द्रव है और सभी भोज्य पदार्थ जो कि लिक्विड अवस्था में रहे, ठोस अवस्था में रहे, दोनों मिलाकर के ही हम लोग खाते हैं। ठोस या तरल भोजन को ग्रहण, ठोस या तरल भोजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण मतलब निगलना, ग्रहण करता है, उसे पचाता है, पाचन करता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। किसी ठोस या तरल पदार्थों को ग्रहण कर, पाचन कर, उसका अवशोषण करना, ऊर्जा प्राप्त करना ही प्राणी संपोषण कहलाता है। जो है उसी तरह से लिखना जरूरी नहीं है, बार बार हम ये बात बोलते हैं, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत। तो प्राणी संपोषण में अमीवा है, परामेशियम है। अमीवा परामेशियम हम आपको दिखाएंगे। मनुष्य को जो देखना था लो, हमको देख लो, आप खुद को देख लो, अगल बगल के लोग को देख लो। जानवर को देखना है तो बकरी को देख लो, कुत्ता को देख लो, लोमड़ी को देख लो, सियार को देख लो। लोमड़ी सियार आपको अभी नहीं दिखेगा, मकई के खेत में जाना पड़ेगा बकरी चराने के लिए, तब फिर जो है ना वहां से निकलेगा गिदरवा। हाँ, गिदरवा सब निकलेगा, हुआ हुआ जो करता है, रात में हुआ हुआ करेगा, मम्मी बोलेगा बाबू, ठीक है, भावदर होगा, चुपचाप सूत जाओ, मुंह में भावदर तावदर सब हो जाता है। तो वो सब गांव घर में मिलेगा अभी भी गिदरवा सब, जो बकरी को एकदम बढ़िया से जो है ना खाने के फिराक में रहता है, बकरी चराने वाला सब होशियार रहता है। जैसे बकरी आएगा खाने के लिए, गिदरवा तुरंत खैनी चुना धर पकड़, खैनी चुना धर पकड़, खैनी चुना धर पकड़ करके गिदरवा को भगा देंगे। गिदरवा भाग भी जाता है। हम इसीलिए बोल रहे हैं, हम खुद ही चराने गए हैं तो बहुत सा गिदरवा को हम खुद भगाए हैं। कभी कभी गिदरवा भी हम ही लोग पे दौड़ जाता था, तब दीदी भैया सब था तैयार, साहब रहता था जी, अकेले थोड़े वहाँ ढेरी दीदी भैया रहता है, कच के लाठी लेकर दौड़ता था सब गिदरवा, फिर फरार। ठीक है, तो अकेले बकरी नहीं, पूरा ग्रुप चलता है बकरी चराने के लिए। हम गए, मेरा जरा साथी मारो से बकरी चरा रहा है, मजा बड़ा मजा, बकरी चरा के बहुत कुछ सीख गए। क्या बात करते हैं आप लोग। देखिए, तो अमीबा, परामेशियम, गिदरवा तिदरवा को देख लीजिए। प्राणी संपोषण करने वाले जीव को प्राणी सम भोजी जीव भी कहते हैं। प्राणी संपोषण करने वाले जीव को प्राणी सम भोजी जीव भी कहते हैं। अमीबा परामेशियम दिखाते, ये है अमीबा। ठीक है, अमीबा के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। ये है परामेशियम, चप्पल नुमा संरचना, ये परामेशियम है। ठीक है, अब ये है एक्स्ट्रा पोषण। ठीक है, देखिए इसमें ज्यादा बात क्या करना, जितना आपको लगे उतना कर दिए। सहजीवी पोषण, ये एक्स्ट्रा पोषण है। अगर ना किसी और एंगल से पढ़िएगा तो पोषण का 4 प्रकार हो जाएगा। हाँ, अलग बुक के आधार पे पोषण का 4 प्रकार। एगो मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण, चौथा सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण का मतलब होता है यह भी किसी जीव के शरीर में अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर उससे पोषण प्राप्त करता है और उसे लाभ देता है, हानि नहीं, लाभ देता है, उसे सहजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको समझाते, समझना। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, हमारे सबके शरीर में छोटी आंत में या फिर हमारे के शरीर में पाचन तंत्र में एक हिस्सा सूक्ष्म जीव का भी है। वो सूक्ष्म जीव जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, जैसे सूक्ष्म जीव से भोजन को पचाता है, छोटी आंत बड़ी आंत में वो पोषण का प्रक्रिया में भाग लेता है, वो पोषण का क्रिया को करता है। और वह सूक्ष्म जीव अगर आपको देखना है, कभी कभी देखिएगा पेट में बहुत सारा जब जोक होने लगता है तो पखाना के माध्यम से पखाना में बहुत सारा छोटा छोटा उजला उजला पिल्लू भी निकलेगा। बड़ा होके उजला उजला पिल्लू जब निकलता है, जिसको हम लोग छोटा छोटा
पिल्लू पिल्लू ही बोलते हैं और क्या। तो वही सूक्ष्म जब बड़ा होकर के बाहर मल के माध्यम से निकलता है तो उसको आप देखिएगा। अभी वैसे देखने का मन है तो देखना, नहीं तो फिर फालतू मास्टर की पर आता है। बाबू हम समझा रहे हैं आपको, समझो ऐसा होता है, ठीक है। जब पेट में बहुत सारा जोक होने लगता है तो पेट में बहुत सा मरोरन सभी उत्पन्न होता है, तो उस समय जोक का दवाई खाते हैं। कभी कभी ढाई बार आज जोके निकल जाता है बच्चों में, तो बहुत ज्यादा बच्चा को जोक निकल ही गया है। क्या आप जोक खाए थे, इधर चाउमीन खाए उधर से जोक निकला है? ऐसा थोड़े था, मिला गए चाउमीन खाए एकदम भर दम याहू, अब पाछे तो जोक या गो, ऐसा हुआ क्या? गधा कहेगा ऐसा बाबू कुछ नहीं हुआ था। हुआ क्या, बहुत ज्यादा नमक उमक खाए, बहुत ज्यादा नमकीन सब चीज खाए, धीरे धीरे हमारे शरीर में जोक का निर्माण हुआ, जोक बना, अब पेट में मरोरन उत्पन्न होने लगा, पेट खराब हो गया, पंछुच्छुर होने लगा, उल्टी होने लगा, बहुत ज्यादा उल्टी तुल्टी होने के कारण से जोक उत्पन्न हुआ, और जोक मल के माध्यम से बाहर आ गया। क्या सही है कि नहीं है? कभी कभी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो अगल बगल में पूछना, किसी को जरूर हुआ होगा। सही है बोल रहे। एक गो बात बताए, एक गो ओछरेगा या हो, अब मुंह से जोक निकलेगा, चाउमीन घीचेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी भी मुंह से जोक नहीं निकल सकता है। बोलो काहे? ठीक है, अगर जब मुंह से निकलेगा ना, मुंह जुड़ा है सीधा ग्रास नली से, ग्रास नली जुड़ा है आमाशय से, आमाशय में बैठा है यमदूत अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर जब वहां जोक रहे ना, खौला दे एकदम बढ़िया से, खौला करके जो है ना जोक को सीधा करके गू बना करके फिर भीतर डाल देगा, क्या कि वहां से मुंह से नहीं निकल सकता। लेकिन बहुत लोग बोलेगा मुंह से जोक निकल गया, ना बाबू तो संभव नहीं है। मुंह से कैसे जोक निकलेगा? आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बचने देगा तब। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबका क्या क्या भूमिका है, जब आएगा टॉपिक बड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी पाचन तंत्र हम लोग का अच्छा तंत्र, बट बहुत बढ़िया तंत्र बचा है, इसको भी सीखना। पाचन तंत्र लंबा टॉपिक है, अच्छे से सीखिएगा, मजा आएगा, एक एक बातों को फील कीजिएगा। लेकिन हमारे इसके शरीर में छोटी आंत में, बड़ी आंत में जो छोटा छोटा का पिल्लू टाइप का रहता है, वो हम लोग का भोजन को पचाता है, भोजन को पचाकर हमें और अच्छा ऊर्जा देने का प्राप्ति करता है और अपना पोषण भी करता है। तो क्या हम लोग को ये लाभ दे रहा है? हानि दे रहा है? लाभ दे रहा है। इसीलिए इसे हम लोग परजीवी सहजीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? सहजीवी पोषण। दूसरा, राइबोजियम सूक्ष्मजीव जो दलहनी पौधे में रहता है, तो वो दलहनी पौधे को नाइट्रोजन गैस देने में, नाइट्रोजनीकरण करने में उपयोग करता है। तो उसके जड़ों में रहकर अपना तो पोषण करता ही है, साथ साथ पौधे को भी लाभ देता है। इसीलिए यह सजीवी पोषण है। किसी को दिक्कत, जैसे गाय में या फिर क्या बोलता है उसको, भैंस में, या फिर घास खाने वाला जो जानवर है, उसके शरीर में रूमेन थैला रहता है। रूमेन थैला में वो सूक्ष्मजीव रहता है जो भोजन का वहाँ पाचन करता है और अपना भी पोषण करता है। तो इस प्रकार का पोषण को हम लोग सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे वही सब एग्जाम्पल है। लाइकेन एक पौधा है, लाइकेन पौधे से हम लोग लिटमस पत्र बनाएंगे, ठीक है। लेकिन लाइकेन पौधा जो है वो कवक और शैवाल, ये दोनों पौधे एक दूसरे पर रहता है, दोनों एक दूसरे का मदद करता है। दोनों पौधे के मिलने से ही लाइकेन पौधा कहलाता है। इसीलिए लाइकेन पौधे कवक और शैवाल, कवक शैवाल का मदद करता है, शैवाल कवक का मदद करता है, दोनों एक दूसरे का मदद कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इसलिए यह सहजीवी पोषण भी कहलाएगा। और लाइकेन पौधे से हम लोग लिटमस पत्र बनाएंगे। केमिस्ट्री में लिटमस पत्र जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बोलेंगे यह जो एक प्राकृतिक सूचक है, इससे हम लोग पीएच मान पीएच का जांच करते हैं, मतलब किस में ज़्यादा अम्ल है, किस में ज़्यादा क्षार है। इस गुण को दर्शाने के लिए लाइकेन पौधे से लिटमस पत्र जो बनाते हैं उसका उपयोग करते हैं। वहाँ पर भी ये लाइकेन शब्द आएगा। तो अभी याद रखिएगा, केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो लाइकेन वाला बात जरूर आएगा। अब राइजोबियम जीवाणु जो है, राइजोबियम जीवाणु और दलहनी पौधे, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहता है और दोनों एक दूसरे का मदद करता है। इसीलिए यह भी सहजीवी पोषण है। ठीक है, कौन सा पोषण है? सहजीवी पोषण है। क्या बुझा रहा है मास्टर? उसके बाद
मनुष्य के आंतों में उपयोगी बैक्टीरिया, मनुष्य के आंत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया है वो हमें लाभ भी देता है। लेकिन फीता कृमि, गोल कृमि कोई लाभ नहीं देता है, वो डायरेक्ट हम लोग को हानि पहुंचाता है। फीता कृमि, गोल कृमि भी हमारे इसके आंतों में ही पाया जाता है, लेकिन वो ससुरा खाली खाने के फिरंग में रहता है, बीमार करता है। लेकिन हाँ, वो सबको मार पीट के हम लोग बाहर भी निकाल देते दवा हुआ खा के, या फिर शरीर को और बढ़िया से ऊर्जावान बना करके। गाय या भैंस और उनके पेट, गाय या भैंस में, गाय और भैंस के उनके पेट, रुमेन के सूक्ष्म जीव, उनके पेट में जो रुमेन सूक्ष्म जीव, रुमेन में जो सूक्ष्म जीव है उस गाय भैंस भोजन को पचाने में उपयोग करता है। मधुमक्खी और फूल, मधुमक्खी का छत्ता से फूल से परागकण में सहायता करता है। फूल को परागकण से पराग कोश में, वतिकाग्र में, पौधे का प्रजनन में जो है ना, फूल का बहुत मुख्य भूमिका होता है। जब फूल सब के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र में फूल के बारे में पढ़ेंगे, तब ये परागकण से पराग कोश में वतिकाग्र तक ले जाना सबकी क्रिया को जब पढ़िएगा तब इस बात को बहुत अच्छे से सीख पाइएगा। ठीक है, अभी उस पर जब बातें करेंगे तो बहुत सा बातें करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, ये था पोषण का प्रकार। पोषण कितने प्रकार का? पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषण और विषम पोषण। ठीक है, विषम पोषण कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का। एक मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। सभी के बारे में डिटेल से पढ़े। चौथा एक्स्ट्रा में पढ़े वो पोषण था सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण का एग्जाम्पल आपको फील हुआ होगा, इसका फोटो मेरे पास उपलब्ध, हम नहीं लेकर आए हैं। चलिए आप बाबू नहीं, ये वाला बाबू अभी आपको लिखाना है, ये भी लिख लीजिए, हम लिखा रहे हैं आपको। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब कराएंगे तब आपको समझ में आएगा किस तरह से। फिर से बोलते हैं, बिहार बोर्ड हो या कोनो बोर्ड हो, उतना औकात नहीं है कि आपका औकात नाप पाए। आपको उस लायक बना देंगे कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आपको हौला लगेगा, या फिर अदर बोर्ड का क्वेश्चन भी आपको हौला लगेगा। क्या साइंस में कोनो अलग चीज नहीं पढ़ना है, साइंस जितना है उतना ही सब बोर्ड पढ़ाता है। साइंस में एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं ला सकता। हाँ, समाज सबका अलग हो सकता है, हिंदी सबका अलग हो सकता है, हाँ हो सकता, लेकिन विज्ञान अलग नहीं हो सकता है। विज्ञान सेम टू सेम, चाहे कोनो बोर्ड रहेगा तो रहेगा। जिस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उसी प्रकार से पूछेगा, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में भी पूछेगा, बस इसको इंग्लिश में बोलेगा, इंग्लिश में लिखेगा, रहेगा सब कुछ इसी तरीके से। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए सहजीवी पोषण, लिख के डैश मारिए। लिखिए, जब 2 अलग अलग जीव एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और एक दूसरे से भोजन या पोषण संबंधित सहायता प्राप्त करते हैं तो उसे सहजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिए, लाइकेन, ब्रैकेट में कवक और शैवाल लिखिएगा। राइजोबियम जीवाणु और दलहनी पौधे, मनुष्य के आंतों की उपयोगी बैक्टीरिया, गाय या भैंस और उनके पेट, रुमेन के सूक्ष्म जीव। ठीक है, रुमेन एक थैला होता है जिसमें सूक्ष्म जीव होता है, उसी सूक्ष्म जीव के कारण से घास सबका जो ग्लूकोज है उसको पचाने में मदद करता है। नहीं तो हम लोग के अगर जो शरीर में ये भी रहता, रुमेन थैला रहता, तो हम लोग घास खाकर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन हम लोग घास का पाचन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा होता है भयंकर रूप का होता है, और हम लोग नॉर्मल ग्लूकोज को पचा सकते हैं, भयंकर ग्लूकोज को नहीं। ठीक है, जब पाचन पढ़ाएंगे तब वहाँ पर बहुत प्रकार का ग्लूकोज के बारे में भी बात करेंगे, तब समझ में आएगा सबको तोड़ के नॉर्मल ग्लूकोज में हमारा शरीर किस प्रकार से बदलता है। कहीं ग्लूकोज सभी चीज में पाया जाता है, जो भी चीज खाने में आपको मीठा लगेगा उसमें ग्लूकोज होगा ही होगा। हाँ, जितना भी चीज आपको मीठा लग रहा है उसमें ग्लूकोज की मात्रा है, वही सब ग्लूकोज को तोड़ के नॉर्मल ग्लूकोज में बदलना ही होता है पाचन, और कुछ नहीं है। तो मधुमक्खी और फूल परागकण से सहायता करता है। ये हो गया सहजीवी पोषण। अब देखिए क्वेश्चन, अगर कोई भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो आपके साथ अगर जो शेयर करते हुए चलेंगे तब आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अभी जो पढ़ा है वो पूरा डिटेल में था, अब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम आपको सिखा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए,
कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन लिखिए, अगर जहाँ सजीव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर लिखिए, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम निम्नलिखित मापदंड का उपयोग करेंगे। पहला नंबर पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। बस 4 गो हो गया, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना। ये 2 गो एक्स्ट्रा इसे छोड़ दो, इसको नहीं लिखना। 4 गो लिख लिए सब एक लाइन से, 1 नंबर 2 नंबर फिर तीसरा नंबर चौथा नंबर, एक लाइन से लिखना, ऐसे नहीं लिखना। लिख भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जगह बचाने के लिए हम ऐसा किए ताकि एक बार में लिखा जाए। अब फिर लास्ट में लिखिएगा, अगर यह सभी गुण वस्तु में पाए जाते हैं तो वह सजीव वस्तु है, तब वह वस्तु सजीव है। ठीक है, मापदंड क्या था माप दिए, ये सब गुण अगर रहेगा तो वो सजीव ही कहलाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सजीवों के मुख्यतः 4 लक्षण लिखिए। वैसे सजीव का बहुत सा लक्षण है, लेकिन आपको 4 लक्षण लिखने बोला है, तो लिखिएगा सजीव के मुख्यतः 4 लक्षण निम्नलिखित है। लिखो बाबू, लिखो, हाँ लिखो, लिखा रहे, लिखो। सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखिए। तो सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। ये सब लक्षण किसका है? सजीव का है। चौथा नंबर, पोषण की परिभाषा दे। पोषण की परिभाषा दे। पोषण की परिभाषा देखिए क्या है, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव, क्वेश्चन पूछा है पोषण की परिभाषा दे। ठीक है, ये क्वेश्चन जितना भी अभी आपको लिखा रहे हैं ये सब को अच्छे से स्टार करके हाईलाइटेड करके अभी से ही बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी से प्रश्नों में से कोनो एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो सभी प्रश्न पूछेगा वो सब प्रश्न को हम संभावित रूप से लिख के दे रहे हैं। यही सब चीज़ अभी हम पढ़ाएं, वो था एक फाउंडेशन का तरीका, पढ़ाने का तरीका। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, तो आपको लिखने का तरीका भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। टॉपिक में देखिए, पोषण से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुआ। पोषण से संबंधित जितना टॉपिक है उनसे जितना प्रश्न बन सकता है वो हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। इसी में से कोनो क्वेश्चन पूछ सकता, तब आप फाउंडेशन का जो स्टार पॉइंट सब लिखते हैं उससे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो पोषण की परिभाषा दें, तो पोषण का परिभाषा देने बोला तो उसको परिभाषित करना। वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाचन, अवशोषण और उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं या फिर पोषण कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए बाबू बढ़िया से, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम जो बोले इस बात को भी लिखिए। फिर से बोल देते सुनना, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की वृद्धि, विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा क्षतिग्रस्त कोशिका ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाचन, अवशोषण और उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। आपको ये लिखना है, ये लिखिए, या फिर अपने मन से बहुत सा बातों का आप लिख पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम एक और बोलते, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना वृद्धि, विकास करता है, अपने शरीर के हर एक क्रियाकलापों को करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को प्राप्त करता है, उसे पोषण कहते हैं। बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं, ये एक नमूना है। अब बहुत तरीके को हम आपको कितना तरीका दे बताइए, आप अपने से सोच के लिखिए। ठीक है, बहुत तरीका है, 1-2 तरीका नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो संभावित प्रश्न आपको लिख के दे रहे हैं। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? आखिर इंसान या हो या जीव हो, क्यों पोषण करता है, क्यों अनिवार्य है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लिखिएगा, देखिए पहले ये जो तरीका ये लिखिए, बाकी बात इस पर मनन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, अपने भाषा में डिफाइन कीजिए, बार बार अपने से लिखिए। एक नमूना है, इसको आप अपने तरीके से बहुत प्रकार से सोच के लिखिए, आप अपना सोच को विकसित कीजिए।
रट्टा नहीं मारना है, पहले पढ़िए कहना क्या चाह रहा है, इसका क्या आबो हवा है, क्या भाव है, उस भाव को पकड़कर आप अपने से लिखिए। अपने से लिखिएगा, बेस्ट लिखिएगा, याद करके लिखिएगा, भूल जाइएगा। इसीलिए बाबू अपने से पास एक नमूना को रख लीजिए, उससे आप भावनाओं को पकड़िए, उस भावना के बल पे आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। तो लिखा है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो लिखिएगा जीवों के लिए पोषण आवश्यक है क्योंकि भोजन से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है जिससे वे श्वसन, संचलन और अन्य जैविक क्रियाएं कर पाते हैं। अन्य जैविक क्रियाएं कर पाते हैं। पोषण शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। क्षतिग्रस्त कोशिका की क्या करता है, मरम्मत करता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर के श्वसन, शरीर को स्वस्थ रखता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए सभी जीवों के लिए पोषण आवश्यक है। ठीक है, एकदा और पढ़ दे, एकदा और पढ़ देते हैं, फिर आप अपने आबो हवा को समझकर अपने भावनाओं से लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अच्छे से लिखने के लिए आपको सोच विकसित करना है। बस यह जो लिखे एक नमूना है, सेम टू सेम इसी प्रकार का नहीं लिखना है। आप अपना भाषा स्वयं बनाइएगा। बनाने के लिए सोचिएगा तो जरूर बनेगा, सोचिए तो सही। ठीक है, जीवों के लिए पोषण आवश्यक है क्योंकि पोषण से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होता है जिससे वे श्वसन, संचलन मतलब परिवहन, जिससे वे श्वसन, परिवहन और अन्य जैविक क्रियाएं कर पाते हैं। पोषण शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर को स्वस्थ रखता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए सभी जीवों के लिए पोषण आवश्यक है। क्या आप इतना बात को अपने भाषा में लिख पाइए। जैसे हम एग्जाम्पल में ये बात को और एक दो तरीके से समझाते। लिखिए जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तब लिखिएगा। आप अपने से यहाँ देखिए, ये एक नमूना है, आप इसको किस तरह से और बना सकते हैं, इस पर एक छोटा सा प्रयास हम भी आपके साथ करके दिखाते हैं। देखना, जीवों के लिए पोषण इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि पोषण से ही जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, श्वसन, परिवहन, अन्य जैविक क्रियाएं कर पाते हैं। शरीर के हर एक प्रकार के रोगों को लड़ने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शरीर के हर एक बीमारी में पोषण उसे ऊर्जा देता है। शरीर के हर एक प्रकार के मरम्मत को ठीक करता है। इसलिए पोषण अनिवार्य है। अलग अलग तरीके से आप घुमा घुमा करके लिखिए, बस मुख्य मुद्दा होना चाहिए शरीर स्वस्थ हो, शरीर का अच्छे तरीके से मरम्मत हो, शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और शरीर के सारे जैविक क्रियाएं संचालित हो। ये सब मुख्य मुद्दा को उसमें जोड़कर घुमा के लपेट के जैसे आपको परोसना है परोसिए, बस अच्छे से समेट के परोसना। देखिए घर में जब खाना बनाते हैं तो आप उसको अच्छे से परोस के दीजिएगा तो बोलेगा बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना। आप एक के पे भात, दाल, सब्जी, पापड़ सब लपेट के दे दीजिए, देखने में अच्छा नहीं लग, खाने में स्वाद वही होने वाला, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसी को आप जब अच्छा से परोस के देते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, लोग थोड़ा सम्मान भी करके बोलता है। उसे स्वाद तो दोनों में बराबर होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातों को ज़्यादा नहीं खींचते हैं। अब लिखा है कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखे।
कोशिका से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बार बार यहाँ कोशिका कोशिका आ रहा है तो कोशिका पर भी बातें एक दिन का क्लास में करेंगे। एक दिन का प्रॉपर क्लास आपको कोशिका पर एक्स्ट्रा देंगे। कहीं कोशिका अगर जहाँ आपका ठीक नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए एक क्लास कोशिका पर पूरा डेडिकेटेड दिया जाएगा, तब फिर आपको सब बात समझ में आएगा। ठीक है, क्लास एक वो रहेगा। कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखे। देखिए हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है वो कोशिका से ही हुआ है। तो शरीर का सबसे छोटा इकाई कुछ है वो कोशिका है। कोशिका के अंदर में बहुत सारा कोशिकांग है, उसी में से बोला 4 कोशिकांग का नाम लिखने। 4 कोशिकांग का नाम लिखने बोला, हम 6 गो लिख दिए। ठीक है, तो कोशिका के 4 कोशिकांग निम्नलिखित है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका में है ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना। कोशिका का जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तब बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, उसी प्रकार लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका में जो सब भी खराब पार्ट पुर्जा हो जाता है उसको साफ करने का जिम्मेदारी लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम साफ सफाई करने का जिम्मेदारी है। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलिसिक एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है, जिसको छिड़क कर उसका साफ सफाई करता है। लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। रसधानी वैक्यूल, रसधानी का काम होता है पानी को स्टोर करना। अगर शरीर में हम लोग को प्यास का अनुभव होता है तो समझ जाना है हम लोग को प्यास नहीं लगा है, रसधानी को प्यास लगा है। रसधानी में पानी का कमी हो गया है, वो पानी खोज रहा है, इसीलिए हम लोग पानी पीते हैं। सेंट्रोसोम का काम होता है नए नए कोशिका को बनाना, कोशिका का विभाजन करना सेंट्रोसोम का काम होता है। मतलब फोटोकॉपी करने का काम सेंट्रोसोम का होता है। केंद्रक का काम होता है चलाना। जैसे मान लीजिए हर एक प्रकार के कामों को चलाने के लिए एक नियम होता है। जैसे मान लीजिए पूरा रोड पे सही तरीके से सब चले, एगो ट्रैफिक पुलिस रहता है, वो ट्रैफिक पुलिस बढ़िया से इधर उधर चलने के लिए बोलता है, मतलब सभी को संचालित करता है। उसी प्रकार से कोशिका में कौन क्या करेगा नहीं करेगा वो सारे कोशिकांग को संचालित करता है, कोशिकांग को निर्देश देता है, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो। वो सब काम करवाने का जिम्मेदारी, एक होता है काम करना, एक होता है काम करवाना। तो काम करवाने का जिम्मेदारी किसके पास, केंद्रक के पास। जैसे मान लीजिए घर की तरह बन रहा है, बहुत सारा मजदूर है, बहुत सारा लेबर खट रहा है, मिस्त्री खट रहा है, तो उसको पूरा खटवाने का सही तरीके से चलाने के लिए एक ठेकेदार रहता है। वो ठेकेदार यहाँ पर केंद्रक है, ये सब काम करेगा, ये ठेकेदारवा है। ठेकेदार जी जो काम करवाता है, ठीक है, मतलब मालिक जो काम करवाता है। और राइबोसोम ये प्रोटीन का संचलन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है बाबू? बस पूरा डिटेल में अगर आप कोशिका पढ़िएगा कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना पर ये कोशिका बढ़िया से मस्ती से लगे, कोशिका पर यह मजा आ जाए, ऐसा फीलिंग है यार कोशिका यह, तब बुझाएगा। मजा आता जी, तैरने में मजा आता है। ईमानदारी से कहते हमको 2 काम बड़ा पसंद है। पहला बढ़िया से अच्छा से पढ़ना, दूसरा अच्छा से पढ़ाना, तीसरा तो खाना सब एक पसंद है। बाकी बात हमको एक बात बोले नहीं बोलेंगे, क्या बताएंगे? बोलने का मन कर रहा था लेकिन बोलेंगे नहीं, हक ना, मन था बोलने का लेकिन बोलेंगे ना। अब देखिए पोषण से संबंधित और क्वेश्चन को स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, जरूरी ना देखो स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण पूछा, क्वेश्चन को ऐसे पूछे परजीवी पोषण असहजीवी पोषण में क्या अंतर है, ऐसे पूछ सकता। या फिर पूछेगा प्राणी संपोषण और क्या पोषण, हाँ सहजीवी पोषण में क्या अंतर है। कुछ पूछे तो आपको अच्छे से लिखने के लिए सिखा रहे, एक क्वेश्चन से सब क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे हैं। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है ऐसा लिखे, तब क्या कीजिएगा दोनों का परिभाषा तनी तनी लिख लीजिएगा, पूरा नहीं लिखिए, तनी तनी लिखो। दो बार का क्या लिखेगा जी, 2 नंबरिया क्वेश्चन 2 एक के में घुसाता है। तो स्वपोषण
स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। वहां देखिए पेड़ पौधा वाला प्रकाश संश्लेषण का पूरा बाट काट दिए ना है, हो गया। उत्तर पर का बात ना लिखना है, का 2 नंबर देगा तो उत्तर क्या लिखेंगे? हरे पेड़ पौधे शैवाल, एग्जाम्पल भी बहुत सारा काट दिए, लिखने के लिए सिखा रहे बाबू। अब विषम पोषी पोषण में देखिए, वह विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसी को विषम पोषी कहते हैं। उसी को विषम पोषी कहते हैं, ये भी नहीं लिखे, हो गया अंतर। जैसे में पशु पक्षी मानव ईटीसी हो गया, कहाँ ज्यादा लिखे, बस यही है नमूना लिखने का, ऐसे लिखना है। पूरा डिटेल में 2 गो क्वेश्चन दिया, 2 गो दिया, तो आप इसको लिख लीजिएगा। देखो तो लिख लीजिएगा, दिख रहा है, दिखता होगा, अगर तो नहीं दिखा है तो एकदम लिखो, हम लिखवा देते हैं। लिखो, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण लिख के मारिए डैश, लिखिए स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे हम लिखिए हरे पेड़ पौधे शैवाल आदि, ईटीसी लिख दीजिएगा यहाँ पे, ईटीसी, ठीक है। विषम पोषी पोषण लिख के हेडिंग डैश मारिए। अब ब्रैकेट में पर पोषी पोषण भी लिख दिए, इसका दूसरा नाम, ठीक है। लिखना है तो लिखिए ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। विषम पोषी पोषण लिख के डैश मारिए, लिखिए पोषण की, विषम पोषी पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाकर अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिखिए पशु पक्षी मानव अमीबा परामेसे, पशु पक्षी मानव ईटीसी हो गया, कोई दिक्कत? यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझा दिए हैं, लिखिए, लिखाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। पोथा भी बनाना जरूरी ना है, पोथा बनवेले चल रहे हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बतेले जा रहे हैं। अब प्रयास रहेगा साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी लेते चले, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी रहेगा, तो आपको और मजेदार क्लास लगेगा। और फिर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ साथ पढ़ाएंगे। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ रिलेट करते हुए चलिएगा, तब क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से आप पकड़ने लगिएगा और बेस्ट कर पाइएगा। तो मेरा पूरा प्रयास है आपको बेस्ट देने का। आपको बोले ना बोर्ड एग्जाम का औकात नहीं है कि आपका औकात ना पे औसा बना देंगे, निश्चिंत रहिए। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और वे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं, ये भी लिखिएगा इस जगह से। स्वयं अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा अमीबा परामेसियम, पशु पक्षी मानव ईटीसी। यहाँ पूरा लिखे, बोलो का 2 नंबर यहाँ में कल्ले पूछा है, वहाँ एक करके नहीं पूछा, दोनों को मिला करके पूछा, इसीलिए शॉर्ट कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित लिखे। 2 नंबर या क्वेश्चन ये सब 2 नंबर में पूछता है, लिखेगा मृतजीवी पोषण लिखे, डैश मारिए, लिखिए जब कोई जीव मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हम लिखे मशरूम, यीस्ट, गोबर, छत्ता, ईटीसी। बहुत हो गया, 3 एग्जाम्पल काफी हो गया। फिर क्वेश्चन है पर पोषण क्या है, लिखिए पर पोषण लिख के डैश मारिए, लिखिए जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है और उसे हानि पहुंचाता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है बाबू, अगर आप नहीं लिख पाए तो पीछे जाकर के एक बार लिख लीजिए। एग्जाम्पल में लिखिए अमरबेल, जू, खटमल, फीता कृमि, गोल कृमि आदि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो बता रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्राणी संपोषण क्या है, तो लिखिएगा प्राणी संपोषण
डैश मारिए, जब कोई जीव ठोस या तरल भोजन को ग्रहण कर उसे पचाता है और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में लिखिए अमीबा, पैरामेसियम, मनुष्य, जीव जंतु, मनुष्य, जानवर आदि, पशु पक्षी आदि, मनुष्य, पशु पक्षी आदि लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया? उसके बाद ये लास्ट लाइन है, आज का क्लास अब खत्म हो गया। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। हाँ बाबू, ये अच्छी बात है और किताबों से लगाव रखना चाहिए। आप किताबों से लगाव रखिए या ना रखिए, हम जो पढ़ा रहे हैं वो जो आप नोट्स बना रहे हैं उससे लगाव रखिए। किताब आपको भले समझ में ना आए, लेकिन हमारे द्वारा लिखाया गया परिभाषा, हमारे द्वारा जो उपलब्ध नोट्स है वो आपको बेस्ट तरीके से लाइन बाय लाइन समझ में आएगा, क्योंकि हम आपके साथ बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन जितना भी दिए ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर में जितना भी हम क्वेश्चन लिख के आए और क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या होता है वो जरूरी नहीं, आप प्रैक्टिस किस लेवल में करते हैं वो जरूरी है। इतना प्रैक्टिस कर लेना, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जेपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, आरपी बोर्ड, कत्तो दिमाग लगाए, मन करे पाक थाप देने का, तब यो भी जो है ना आप उसको बोले बाबू भैया से पढ़ के आए हैं। ठीक है, कुछ ना उखाड़ पाइएगा, भैया पढ़ाया नहीं है, भैया सिखाया है। आप क्वेश्चन जितना औकात है पूछिए, लाइन बाय लाइन बता देंगे भैया का बात। हाँ, इस लेवल में पढ़े हम, ईमानदारी से पढ़िए, जितना हो सकता है उतना प्रबल मेहनत कीजिए, खुद को बनाइए, खुद पर विश्वास रखिए। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आज के लिए इतना ही। आप सभी छोटे भाई बहन को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों, हम आपको ज़रूर कहेंगे कि आप लोग ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिएगा, मन मस्तिष्क को शांत कीजिएगा। जब मन मस्तिष्क शांत होगा तो जो भी पढ़िएगा वो आपको याद रहेगा। आपका मन बहुत ज़्यादा इधर उधर जो छटपटाता है वो शांत हो जाएगा और आपके अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और आप अच्छे तरीके से सभी चीज़ को समझ पाइएगा। जब मन मस्तिष्क में ऊर्जावान ऊर्जा हो तो आपको सब कुछ समझने के लिए सामर्थ्य मिल जाता है और आप अच्छे कर पाते। ध्यान के प्रति आपको लगनशीलता लाएंगे, अलग अलग प्रकार का कहानी सुनाएंगे। आज समय ज़्यादा हो गया होगा जहाँ तक हमको लगता है, इसीलिए आज का क्लास को यहाँ कंप्लीट करने के बाद ध्यान पे रिलेटेड हम कोई बातें नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो और लंबा होगा। हाँ, क्लास जय हिंद होने के बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद से हम इधर जो भी बातें करते हैं वह बस एक्स्ट्रा ऐसे ही सामाजिक ज्ञान के लिए होगा। जय हिंद तक में किताब से ज्ञान होगा, जय हिंद के बाद सामाजिक ज्ञान होगा। इसीलिए इस तरीके से हम अपने आप को बांटें। जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखेगा, जय हिंद के बाद वो जय हिंद हो जाए, बस अपना काम पे लग जाए। और जिसको धार्मिक ज्ञान चाहिए, ज़िंदगी जीने का अच्छे तरीके से शौक़ हो, अच्छा काम, अच्छा कर्तव्य, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा संस्कार, अच्छा विचार व्यवहार भी उसके अंदर में हो, तो धार्मिक ज्ञान भी आपको साथ साथ देते हैं ताकि आपको अच्छे से ज़िंदगी को समझने में, ज़िंदगी को जीने में खुशियाँ मिले। न तो होता क्या है, बहुत सा विद्यार्थी खूब पढ़ेगा खूब पढ़ेगा खूब पढ़ेगा, पढ़ लिया, टॉप भी किया, लेकिन एकाक नंबर से जो है ना वो टॉपर नहीं बन पाए जो टॉपर उस सोचा था। जैसे मान लो एयर 1 रैंक 1 लाना, नहीं ला पाया, अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, सुसाइड कर लेगा ससुर सुनाई से। तो वो सब बच्चा को पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ धार्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। उसको ये समझना चाहिए रैंक 1 रैंक 2 ये सब कुछ नहीं है। हमारा ज़िंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने ज़िंदगी से समाज को क्या दे पाएंगे ये महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में
हर एक जगह वो सफलता मिला, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो सफल हैं। हम जिंदगी के माध्यम से समाज को क्या दे पाएंगे ये महत्वपूर्ण है। बहुत से चीज़ को हम लोग दे सकने में सक्षम है, नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन देने का अगर हम प्रयास कीजिएगा तो जिंदगी एक नई ऊंची मुकाम की ओर जाएगा। क्या झूठ सच, रैंक 1 रैंक 2 ये सब कोई बड़का चीज़ नहीं है। इसको प्राप्त कर भी आदमी संतुष्ट नहीं है। जब आप दुनिया को देने के शौक से रहिएगा तो संतुष्टि मन में आएगा, मन विचार हमेशा पॉजिटिव रहेगा और अच्छे तरह जिए का शौक रहेगा। कि झूठ सुसाइड वाला बात होता है बच्चा लोग में, पता नहीं। खास करके एग्जाम के बाद गार्जियन लोग को भी याद रखना होता है, एग्जाम का रिजल्ट आए उस दिन अपना बच्चा को कन्नो ना नज़र के सामने में एक दिन ना 1 महीना तक रखो, दिमाग में उसको हमेशा ये फील होने मत दो कि रिजल्ट कम आया बेसी आया, जो आया बच्चा खुश, और ऐसा प्रयास करना चाहिए गार्जियन को। नहीं तो बाबू आजकल का बच्चा सब मन में भीतर में की पाल के रखेगा, सुसाइड करेगा। मन करता है उस मास्टर को और उस विद्यार्थी को गरियाने का जो सिर्फ रिजल्ट को बोल वाला बनाता। बाप बोल तो नहीं बार बार, रिजल्ट मेरे लिए मायने नहीं रखेगा, मेरे लिए एक चीज रखेगा, आपके पास नॉलेज है तो ठीक है। हाँ, हम बोल तो रहे हैं आपके पास जितना नॉलेज होगा, औकात नहीं है कोनो बोर्ड एग्जाम का आपका औकात नापने का, औकात से बाहर है आप, ऐसा बनाना है। बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, ये करना वो करना, भाग, ये सब झूठ सच है। जिंदगी जियो मस्ती से, मस्त रहो, एकलौता जिंदगी है, एकलौता जिंदगी को जीने आए हैं कि झूठ सच ये करेंगे वो करेंगे, बाहर में जाओ ससुर सुनाई। जिंदगी जीना है तो खुशी खुशी शांति से जीने के लिए आप ध्यान कीजिए, अच्छे अच्छे विचारों को सीखिए, लोगों को देने का प्रयास कीजिए। नमस्कार।